स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। मैं हूं जीएस फैकल्टी जेपी सर और प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड जिसमें आयोग के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग अवलोकन करते हैं। आज का टॉपिक गुप्त वंश, इससे संबंधित एक और वीडियो ऑलरेडी जारी किया जा चुका है। आज इस टॉपिक से संबंधित ये दूसरा लेक्चर और इन प्रश्नों के संदर्भ में हम लोग आज स्टडी करेंगे। आज का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? आपको बता दें कि मंदिरों और ब्राह्मणों को जो है भूमि अथवा ग्राम, भूमि अथवा गांव दान में देने की प्रथा जो है सबसे पहले शुरू किया था किस वंश के शासकों ने? सातवाहन वंश के शासकों ने शुरू किया था। सातवाहन वंश के शासकों ने शुरू किया, जिसका प्रमाण नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है। और नानाघाट अभिलेख वर्तमान समय में पुणे के पास वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में स्थित है, जिसे सातवाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी की पत्नी नागानिका के द्वारा स्थापित कराया गया था। तो सबसे पहले ब्राह्मण लोगों को, मंदिरों को दान में भूमि देने की प्रथा शुरू किया सातवाहन वंश के लोगों ने। लेकिन इस प्रथा को सबसे अधिक बड़े पैमाने पर जो है दान देने की जो है प्रथा शुरू किया किस वंश के लोगों ने? गुप्त वंश के लोगों ने। किस वंश के लोगों के द्वारा जो है शुरू किया गया था? गुप्त वंश के लोगों के द्वारा। और आपको बता दें कि जो भूमि दान में दी जाती थी उसको अग्रहार के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? अग्रहार के नाम से जाना जाता था। बाकी विकल्प के बारे में अगर जो है चर्चा करें तो पाल वंश, जो कि भारत में बंगाल वाले क्षेत्र पर शासन किया, और इस वंश का संस्थापक जो है गोपाल का ही बेटा था जिसका नाम था जो है धर्मपाल। इस वंश के दूसरे शासक और प्रतापी शासक हुए, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय उन दिनों बौद्ध धर्म का हीनयान शाखा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। वो अलग बात है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय या नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको कि गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा स्थापित कराया गया था, बख्तियार खिलजी के द्वारा जला दिया गया, खंडहर में तब्दील कर दिया गया था। राष्ट्रकूट वंश के लोगों का जो है राजधानी मान्यखेत रही थी। और इस वंश का शासक जो था उसका नाम था कौन? दंतिदुर्ग। क्या नाम था? दंतिदुर्ग, या दंतिवर्मन के नाम से भी जो इसे जाना गया। दंतिवर्मन के नाम से भी जाना गया। प्रतिहार वंश, जिसकी राजधानी कन्नौज थी, कन्नौज को जो है महोदय श्री या महोदय नगर या इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और यहां प्रतिहार वंश की स्थापना जो है किया था किसने? नागभट्ट के द्वारा जो है किया गया था। नागभट्ट के द्वारा। हालांकि प्रतिहार वंश के वो लोग जो कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शासन किए, उसमें आपके भरतपुर, राजस्थान में जो आज पड़ता है भरतपुर, या वहां का कोटा वाला बेल्ट, वहां पर भी प्रतिहार वंश के शासकों ने शासन किया। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान कन्नौज है, इन लोगों की जो है राजधानी रही थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न किससे संबंधित है। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? कुव्वत उल इस्लाम, आपको बता दें कि कुव्वत उल इस्लाम भारत भूमि पर बनाई गई पहली मस्जिद थी। भारत भूमि पर बनाई गई पहली मस्जिद, और ये पहली मस्जिद थी। और इसके निर्माणकर्ता कौन थे? इसका निर्माणकर्ता जो है था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका मतलब कुतुबुद्दीन है, कुमारी ना समझे, कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जैन धर्म के 40 मंदिरों को तोड़ करके और उसके खंडहरों पर बनाई गई थी।
जैन धर्म के 40 मंदिरों को तोड़ने का आदेश किसने दिया था? तो मोहम्मद गोरी का राजनीतिक गुरु थे, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार खान काकी, जो कि तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया गया। तब कुतुबुद्दीन बख्तियार खान काकी का भारत में आगमन हुआ। ये दिल्ली में मेहरौली में रुके और इन्हीं के आदेश पर जैन धर्म के 40 मंदिरों को तोड़ करके और उस पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना कराई गई। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऐबक मोहम्मद गोरी का सेनापति था। जब कुतुबुद्दीन बख्तियार खान काकी की मौत हो जाती है तो उन्हीं के याद में कुतुब मीनार की स्थापना कराई गई, जो कि आज भी दिल्ली में स्थित है, जिसे कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वहां पर जो मेहरौली लौह स्तंभ है उस पर चंद्र नामक किसी शासक का उल्लेख किया गया है, नामों का उल्लेख किया गया है। और इतिहासकारों ने माना है कि ये जो आयरन पिलर है, लौह स्तंभ है, गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा जब मालवा से शक वंश का पूरी तरीके से सफाया कर दिया गया, तो उन्हीं के याद में जो है ये विजय स्तंभ की स्थापना कराई गई थी, ये लौह स्तंभ की स्थापना कराई गई। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनको देवगुप्त के नाम से, जिन्हें देवराज के नाम से, जिन्हें देवश्री के नाम से जाना गया था। और विकल्प में जो अन्य नाम दिए गए हैं, अनंगपाल तोमर वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? तोमर वंश के जो है ये शासक थे। और इन कहा जाता है कि इन्होंने ही आधुनिक दिल्ली की स्थापना जो है ढिल्लिका के नाम से किया था। किस नाम से किया था? ढिल्लिका के नाम से किया था। और वही ढिल्लिका आज जो है वर्तमान समय में दिल्ली के नाम से जानी जाती है। अनंगपाल जो इनके दौहित्र थे, अनंगपाल के ही दौहित्र थे। कौन? इनके दौहित्र थे पृथ्वीराज चौहान। कौन? पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। अशोक बताने की जरूरत नहीं कि मौर्य वंश के शासक हैं, मौर्य वंश के शासक हैं। लेकिन प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है। हर्षवर्धन के लिए लिखा गया है और हर्षवर्धन पुष्यभूमि का शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। पतंजलि जिन्होंने अष्टाध्यायी जो पुस्तक थी, ये लिखी गई किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा। किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा। पाणिनि किसके दरबार में रहा करते थे? तो नंद वंश के शासक महापदम नंद के दरबार में थे। महापदम नंद, जैसा कि आप जानते हैं, नंद वंश मगध पर शासन करने वाला पहला शूद्र वंश था। उसी के दरबार में रहा करते थे। महापदम नंद के दरबार में पाणिनि, और पाणिनि महोदय के द्वारा दुनिया की पहली व्याकरण की पुस्तक संस्कृत भाषा की ग्रामर लिखी गई, जिसका नाम अष्टाध्यायी था। अष्टाध्यायी को सरल शब्दों में भाष्य के रूप में लिखा था। किसने? पतंजलि ने। अगर पूछा जाए पतंजलि किस वंश के शासक के जो है दरबार में रहते थे, तो शुंग वंश के शासक के दरबार में रहते थे। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहा करते थे। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला ना कौन सा? तीसरा विकल्प जो है सही होगा। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे पतंजलि, और इन्हीं के जो है देख रेख में इसने अश्वमेध यज्ञ कराया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और ध्यान रखेंगे, पुष्यमित्र शुंग अश्वमेध यज्ञ कराने वाला मगध महाजनपद का जो है ये पहला शासक था। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के बाद ही मगध पर जो है पहला ब्राह्मण वंश की स्थापना भी किया था। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प है? तीसरा विकल्प जो है सही है। इसने अश्वमेध यज्ञ कराई, इस बात की जानकारी अयोध्या अभिलेख से मिलती है। कहां से मिलती है? अयोध्या अभिलेख से मिलती है, जो इनके राज्यपाल धर्मदेव के द्वारा स्थापित कराया गया था। अगला प्रश्न को देखें। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? जी हां, वेद जिसका लिटरल मीनिंग ही होता है क्या? ज्ञान।
अब तो बताने की जरूरत नहीं। हाँ, हम लोगों के यहाँ जो दर्शन, जो 6 दर्शन हैं, उसमें मीमांसा दर्शन, मीमांसा का मतलब ही होता है गहन तर्क वितर्क करना, गहन तर्क वितर्क करना। और मीमांसा दर्शन में बताया गया कि वेद शाश्वत था, है और रहेगा। मीमांसा दर्शन में आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसके 2 भाग हैं, इसके 2 भाग हैं। एक है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, और दूसरा है कौन सा? उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और पूर्व मीमांसा को जैमिनी ने और उत्तर मीमांसा को किसने? वाद नारायण ने। यानी उत्तर मीमांसा के प्रणेता कौन थे? वाद नारायण थे। उत्तर मीमांसा चूंकि ये पूरी तरीके से वेदांत पर आधारित है, इसीलिए इसको वेदांत मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है, वेदांत मीमांसा के नाम से जाना जाता है। या इसमें आत्मा परमात्मा की बातों पर विस्तृत गहन अध्ययन किया गया है, इसलिए इसको आत्मा मीमांसा के नाम से भी जानते हैं, आत्मा मीमांसा के भी नाम से जानते हैं, आत्मा मीमांसा के नाम से जानते हैं। जबकि पूर्व मीमांसा में धर्म संबंधित तथ्यों का अध्ययन है, इसलिए इसे धर्म मीमांसा भी कहा जाता है। और पूर्व मीमांसा के जो है संस्थापक थे कौन? जैमिनीय, जैमिनीय। पूर्व मीमांसा धर्म पर आधारित थी, जिसमें लिखा गया है कि वेद में जो कुछ लिखा गया है वही धर्म है। वेद पुराणों में लिखे गए तथ्यों के आधार पर जिंदगी जीना ही धर्म है और नहीं तो अधर्म है। और उत्तर मीमांसा में जो है आत्मा परमात्मा, यानी जो कि हमारे उपनिषदों में वेदांतों में जो तथ्य दिए गए हैं उनसे संबंधित तथ्यों का विश्लेषण किया गया है। तो वेद शाश्वत सत्य हैं, ये किस दर्शन पर आधारित है? मीमांसा दर्शन पर आधारित है। योग दर्शन, जिसके प्रणेता पतंजलि महोदय थे। न्याय दर्शन गौतम मुनि। वैशेषिक दर्शन कणाद मुनि। कणाद मुनि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था यह ब्रह्मांड सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना हुआ है, यानी परमाणु। परमाणु की खोज यानी कहा जाए तो कणाद ने किया था। वो अलग बात है कि हम लोगों को आज भी पढ़ाया जाता है कि परमाणु की खोज डाल्टन ने किया था, लेकिन इसके बारे में सबसे पहले जानकारी कणाद मुनि ने ही वैशेषिक सूत्र में जो है बताया था। लेकिन हम लोग हैं सांख्य दर्शन। कपिल मुनि कौन? इसके प्रणेता जो है कपिल मुनि थे। लेकिन दिए हुए प्रश्न का विकल्प कौन सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का अवलोकन करते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। चूंकि मौर्य काल में ही वेद, पुराण, उपनिषद अपने वास्तविक स्वरूप में या वर्तमान जो है स्वरूप में आए थे, इसलिए उनसे संबंधित प्रश्नों का जो है यहां समावेश जो है किया गया है। कर्म का सिद्धांत, जिसमें बताया गया कि दुनिया का सभी कार्य जो है, हर कर्म अच्छा है, बशर्ते उस कर्म से किसी को किसी तरह का दर्द न दिया जाए। हर काम अच्छा है, कोई भी काम बुरा नहीं है। समय और परिस्थितियां उसको जो है बुरा बना देती हैं। जैसे कोई व्यक्ति चौराहे पर जब जो है गोली चलाता है तो कानून के नजरों में गुनाहगार हो जाता है, उसे सजा दे दी जाती है। पुलिस वाले ढंग से मसाज भी करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जब ओलंपिक खेल में जाकर के, एक व्यक्ति कॉमनवेल्थ एशियन गेम में जाकर के गोली चलाता है और सही निशाने पर चलाता है, तो भारत के लिए वो गौरव का विषय बन जाता है। और फिर भारत की सरकार और भारत के लोग, इस देश के लोग उसको सिर्फ आंखों पर बिठा लेते हैं। काम वही था, क्या? गोली चलाना। बस समय और स्थान बदल गया था। तो दुनिया का हर काम अच्छा है, बस उसको परिस्थितियां जो है अच्छा और बुरा जो है
बना देती हैं। कर्म का सिद्धांत, जिस कर्म से किसी का दिल ना दुखाया जाए वही धर्म है। और कर्म का सिद्धांत का उल्लेख जो है किसमें किया गया है? जी हाँ, वेदांत में किए गए हैं। हमारे वेदों के अंतिम भाग को ही वेदांत कहते हैं। वेदों का अंतिम भाग वेदांत है। और वेदांत को और किस नाम से जानते हैं? उपनिषद के नाम से जानते हैं। किस नाम से? उपनिषद के नाम से। उपनिषद का मतलब ही होता है शिष्यों का अपने गुरु के साथ बैठ करके, गुरु के समीप बैठ करके विद्या अध्ययन करना, ज्ञान प्राप्त करना। तो अगर पूछे कितने वेदांत हैं? जी 108 वेदांत हैं या 108 उपनिषद हैं। वेदांग अगर पूछा जाए तो वेदांग, वेदों को ठीक ढंग से पढ़ने समझने के लिए जो है वेदांगों की रचना हुई। और इनकी संख्या जो है कितनी है? 6। कितनी है इनकी संख्या? जी हाँ 6। पुराण कितने लिखे गए हैं? पुराण लिखे गए हैं 18। उप पुराण कितने लिखे गए हैं? उप पुराण लिखे गए हैं 29। वेद कितने हैं? वेद लिखे गए हैं 4। प्रत्येक वेद का जो है एक उपवेद है, इसलिए उपवेदों की भी संख्या कितनी है? 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें, न्याय दर्शन जिसके प्रणेता जो है गौतम मुनि थे। गौतम मुनि, हालांकि पहले भी बता दिया था पिछले प्रश्न में। मीमांसा, मीमांसा जिसके प्रणेता जो है जैमिनी थे, जैमिनीय थे। और वैशेषिक इसके जो है कणाद मुनि थे। कौन थे? कणाद मुनि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? जी हां, आज भी कुछ लोगों का यह जीवन का सिद्धांत है, जब तक जियो सुख से जियो, उधार ही सही लेकिन घी पियो। यहां पर भी कुछ ऐसी ही बात जो है लिखी गई है। कुछ लोग, कुछ दर्शन ऐसे हैं, कुछ धर्म ऐसे हैं जहां पुनर्जन्म की बात जो है स्वीकार नहीं की गई है। और यहां पर चारवाकों के द्वारा जो है सबसे पहले इस फिलॉसफी में बताया गया कि पुनर्जन्म जो है संभव नहीं है। इसलिए जिंदगी के हर एक पल को एंजॉय करो, हर सुख सुविधा का जो है उपभोग करो, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है फिर मिलने वाला नहीं है, ऐसा यहां पर कहा गया। चारवाक के प्रणेता जो है बृहस्पति थे, बृहस्पति मुनि थे। और इसको भारत का जो है प्राचीनतम जो है फिलॉसफी, प्राचीनतम दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। चारवाक दर्शन को लोकायत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? लोकायत के नाम से भी जो है जाना जाता है। लोकायत के नाम से भी जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें, कापालिक संप्रदाय जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात किया था, ये शैव संप्रदाय का ही उप संप्रदाय है। और कापालिक संप्रदाय के लोग वो लोग हैं जो कि शमशान घाट पर जो डेड बॉडी, जो मरे हुए लोग हैं, जब सिर्फ नर कंकाल बच जाता है तो उनके ऊपर वाले हिस्से को, खोपड़ी को जो है ये लोग अपने गले में जो है धारण करते हैं। कापालिक लोग शैव धर्म के लोग हैं। चिता, जो डेड बॉडी जब जला दी जाती है तो उस चिता के भस्म को अपने शरीर पर जो है ये लगाते हैं। ऐसा दृश्य हमारे वाराणसी नगरी में आप चले जाइए, आपको मणिकर्णिका घाट पर जो है दिख जाएगा। दुनिया का अद्भुत देश भारत, और उसमें भी अद्भुत जगह है वाराणसी, जहां पर मणिकर्णिका घाट पर आज भी जो है चिता के भस्म से होली खेली जाती है। कापालिक लोग शैव संप्रदाय से जो है संबंधित हैं। नागार्जुन का शैववाद, शून्यवाद, जो कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ही जो है उपशाखा रही थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का अवलोकन करते हैं। कुछ ज्यादा ही अवलोकन है। अधोलिखित को कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। दर्शन,
प्रवर्तक। अभी मैंने बता दिया, कितनी बार बताया है। सांख्य दर्शन के जो है प्रणेता कपिल मुनि थे। कहां दिया है? यहां दिया है। यानी पहले का पांचवा सही होगा। पहले का पांचवा यहां नहीं, इस विकल्प में नहीं है तो ये नहीं सही होगा। यहां नहीं है तो ये नहीं सही होगा। यहां है, यहां नहीं है तो ये नहीं सही होगा। तो कौन सही होगा? पहला ना, तीसरा सही होगा। योग के गौतम जी थे, सॉरी योग के कपिल मुनि थे, योग के पतंजलि थे, न्याय के गौतम जी थे, जैमिनी मैंने पहले ही बताया मीमांसा से संबंधित थे, वैशेषिक के कड़ाक मुनि जो है प्रवर्तक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का अवलोकन करेंगे हम लोग। आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। वेनसांग ये कौन था? चीन का यात्री, और इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसके शासनकाल में भारत आता है? ये किसके शासनकाल में भारत आता है? जी हां, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हर्षवर्धन के शासनकाल में कब भारत आया था? 300 हर्षवर्धन के शासनकाल में इसका वेनसांग का जो है भारत में आगमन होता है। कब? 630 में होता है। हर्षवर्धन जिन्होंने 606 से लेकर के 647 तक भारत पर शासन किए थे, और ये भारत में 15 वर्षों तक जो है रहता है। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है, और इसने अपनी यात्रा वृतांत की जो है यात्रा वृतांत, भारत के बारे में जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सोचा, जो कुछ भी समझा, उसको CU की इसकी जो है ये यात्रा वृतांत है। और इसको याद करने का मुख्य कारण यह है कि उस समय भारत की सामाजिक व्यवस्था, उस समय भारत की राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था से संबंधित तथ्यों का उल्लेख CU में किया है। कौन? वेनसांग। कहां पर पढ़ाई किया? नालंदा में आकर के जो है पढ़ाई किया। वो दौर था जब भारत में विदेशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। आज हम लोगों ने इतनी प्रगति कर ली कि अब यहां से विदेश में अच्छी शिक्षा के लिए जाना पड़ता है। दुनिया का जो है प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत में स्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जहां विदेशों से जो है हजारों की संख्या में लोग आते थे। वेनसांग खुद इस बात का जो है उल्लेख किया है कि जब ये नालंदा में अध्ययन करता था, शिलभद्र उस समय वहां के जो है प्राचार्य थे, और वहां 10,000 की संख्या में जो है विदेशी छात्र जो है विद्या अध्ययन करते थे। आज तो हम लोगों ने इतना प्रगति कर ली कि दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में इंडिया का एक भी नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का अवलोकन करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न जो है देखिए, अगले प्रश्न में जो है आपसे पूछा जा रहा है का वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा, जो कि आज भी यमुना नदी के तट पर स्थित है, भगवान कृष्ण की जन्म स्थली, और उन दिनों कपड़े के व्यापार का सबसे बड़ा जो है ये केंद्र हुआ करता था। आपको बता दें कि भारत में कपास से कपड़ा बनाने की कला सबसे पहले कौन? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा जो है शुरू किया गया था। कपास की खेती भी भारत के लोगों ने ही शुरू की, लेकिन अब इस कपास को चांद पर पहुंचाने का काम जो है चाइना के द्वारा किया गया है। चाइना दुनिया का पहला देश है जिसने चांद पर भी कपास उगाने में सफलता अर्जित किया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। कौशेय शब्द कपास के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए, ऊन के लिए, किसके लिए? रेशम के लिए इस्तेमाल किया गया है। किसके लिए? रेशम के लिए। रेशम का व्यापार भारत से जिन क्षेत्र से होकर के जो है होता था उसे सिल्क रूट या प्राचीन रेशम मार्ग के नाम से जो है जाना जाता था, और जिसका श्री गणेश कुषाण वंश के शासक जो है कनिष्क के द्वारा जो है किया गया था। वो सिल्क रोड जिसको कि फिर अब चाइना जो है डेवलप करना चाहता है अपना वन रोड वन बेल्ट पॉलिसी के अनुसार। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न का जो है अवलोकन करते हैं। अगला प्रश्न, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? भारत का नाम, गजब, भारत का नाम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था तब सप्त सिंधु प्रदेश था। पहले भी मैंने जो है इस बात को बताया था, सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता था। क्यों? क्योंकि भारत के लिए फारसी साहित्य में हप्त हिंदू शब्द का प्रयोग जो है किया गया है और इसी से यह अनुमान लगाया जाता था कि नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम पीरियड में भारत को जो है सप्त सिंधु कहा जाता रहा होगा। क्यों? क्योंकि फारसी भाषा में स के लिए स नहीं ह शब्द का प्रयोग होता है। आज भी वो लोग स को स नहीं ह बोलते हैं, समोसा को भगवान जाने का बोलते होंगे, सड़क को तो हड़क बोलते हैं। तो सिंधु से ही हिंदू शब्द आया था, ये फारस के लोगों ने ही जो है शुरू किया था। भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान अगर जो है पूछा जाए कि किस देश के लोगों ने जो है कहा, तो भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान फारस वालों ने कहा था, या वर्तमान जो है ईरान के लोगों के द्वारा जो है कहा गया था। भारत को सबसे पहले इंडिया का नाम, भारत को सबसे पहले इंडिया का नाम किस देश के लोगों ने दिया था? ग्रीस के लोगों ने दिया था। किस देश के लोगों ने? ग्रीस, जिसको कि अब हम लोग जो है यूनान के नाम से जो है संबोधित करते हैं। और इंडिया को चाइना वाले इनतू के नाम से, चियानतू के नाम से भी जो है संबोधित करते हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड में भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जो है जाना जाता था। जम्बू द्वीप का मतलब, जम्बू का मतलब होता है जामुन, और हो सके उस समय भारत में बहुत बड़े पैमाने पर जो है इसका बागीचा था, या कुछ लोग कहते हैं कि जम्बू का मतलब बहुत विस्तृत भी होता है, तो भारत का विस्तार इतना अधिक था, इसलिए हो सकता है इसे जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता रहा हो। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प 100% सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, वैसे भारत का कब कब क्या क्या नाम था, वो नाम कैसे पड़ा था, इससे संबंधित जो है पहला लेक्चर मैंने बहुत विस्तृत लिया है, वहां से भी आप जाकर के जो है देख सकते हैं, जहां पर मैंने टैगलाइन या कह लें कि कवर पेज पर ही नोट किया था कि भारत को इंडिया सबसे पहले किसने कहा, भारत को हिंदुस्तान किसने कहा, भारतवर्ष सबसे पहले कहां लिखा मिला, जापान के लोग भारत को किस नाम से संबोधित किए, ये तमाम वहां पर जो है नाम दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दरबारी कवि, वो दौर था जब राजाओं के दरबार में विद्वान लोग हुआ करते थे, विद्वान लोगों को मंत्री बनाया जाता था। अब तो ऐसे ऐसे लोग मंत्री बन जाते हैं जो मंत्री लिख ही नहीं पाते हैं। तो अमीर खुसरो के बारे में बात हो रही है पहले विकल्प में, हालांकि अभी आगे ये व्यक्ति आएगा। अमीर खुसरो जो कि अपने शासनकाल में कहा जाता है कि 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, 3 राजवंश जो है इन्होंने देखा था, और सबसे पहले इनको राजकीय कवि जो है बनाया गया किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अमीर खुसरो। उसके बाद कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहा करते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय, देवगुप्त या फिर देवराज के नाम से जाना गया। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, जबकि बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट के द्वारा ही जो है हर्षचरित या कादंबरी लिखी गई है। तो दिए हुए प्रश्न में देखें तो पहले का चौथा विकल्प यहां तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। दूसरे का पहला विकल्प यानी बी का पहला ना, बी का पहला तो कौन सा सही होगा? दूसरा, यानी दिए हुए प्रश्न का बी विकल्प जो है 100% सही है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? आयुर्वेद आपको मैं पढ़ाया तो बताया कि ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद कहते हैं। किसको? ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद कहते हैं, और इसकी रचना जो है अत्रि मुनि के द्वारा किया गया था। अत्रि मुनि के द्वारा किया गया।
आयुर्वेद का उल्लेख ब्रह्मवेद में भी किया गया है। ब्रह्मवेद, जिसको कि अथर्ववेद के नाम से भी जाना जाता है, अथर्ववेद के नाम से भी जाना जाता है, इसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। और आयुर्वेद से संबंधित व्यक्ति धन्वंतरी बिल्कुल, चरक बिल्कुल। धन्वंतरी किसके दरबार में थे? विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी राजवैद्य थे। हालांकि हम लोगों के हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार जब देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया था, तो कार्तिक मास के त्रयोदशी के दिन जो है धन्वंतरी, प्रभु धन्वंतरी जो विष्णु के अवतार माने गए हैं, हाथ में अमृत कलश लेकर के और अवतरित होते हैं। उसी दिन भारत में धनतेरस मनाया जाता है और भारत सरकार के द्वारा अब धनतेरस के दिन जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है धनतेरस के दिन। धन्वंतरी का जो है जन्मदिन था, लेकिन ये धन्वंतरी विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। चरक किसके दरबार में रहते थे? सुश्रुत किसके दरबार में रहते थे? ये दोनों लोग जो है कुषाण वंश के शासक कनिष्क के जो है दरबारी थे। भास्कराचार्य, जो कि इनका आयुर्वेद से कोई लेना देना नहीं था, भास्कराचार्य जिन्होंने कि सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी आकर्षण शक्ति की वजह से अपनी तरफ खींचती है। यानी न्यूटन ने अपनी जो ग्रेविटी थ्योरी दिया था, उसकी ग्रेविटी थ्योरी यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत से हजारों साल पहले भास्कराचार्य महोदय ने बताया था कि पृथ्वी के अंदर आकर्षण शक्ति है और हर एक वस्तु को वो अपने तरफ अपने मॉस यानी द्रव्यमान की वजह से जो है आकर्षित करती है, खींचती है। वो अलग बात है कि हम लोग आज भी गुलामी के दौर में जी रहे हैं और आज भी हम लोग न्यूटन का ग्रेविटेशनल थियरी पढ़ते हैं, जबकि सबसे पहले इस तथ्य को बताया था भास्कराचार्य ने। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न का अवलोकन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो गुप्त काल में बताने की जरूरत नहीं है। कौन थे? धन्वंतरी महोदय थे। जीवक किसके दरबार में रहते थे? जी हाँ, जीवक बिंबसार के राजवैद्य थे, बिंबसार के राजवैद्य थे। हालांकि अजात शत्रु के दरबार में भी इन्होंने जो है सेवा दी थी। अजात शत्रु के दरबार में, इसके पुत्र जो है उदाइन के दरबार में भी जो है इन्होंने सेवा दी थी। और जीवक महोदय एक गणिका के पुत्र थे। हर्यक वंश के शासकों के दरबार में रहे थे। हर्यक वंश के शासकों के राजवैद्य थे। भगवान महात्मा बुद्ध के भी जो है ये निजी चिकित्सक थे। सुश्रुत जो कि किसके दरबार में रहते थे? अभी बताया था, कनिष्क के जो है दरबारी राजवैद्य थे। जीवक धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का अवलोकन करते हैं। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। विशाख दत्त देवी चंद्रगुप्तम एक पुस्तक लिखी। कौन सी? देवी चंद्रगुप्तम। और यह पुस्तक जो है किससे संबंधित है? गुप्त वंश से। किस व्यक्ति से संबंधित है? विक्रमादित्य से संबंधित है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है। इसी पुस्तक में जो है लिखा गया है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी थी और बड़ी चालाकी से शक वंश के आक्रमण को न सिर्फ विफल किया, बल्कि शकों का उस समय तानाशाह शकराज का काम तमाम कर दिया। इसी पुस्तक में लिखा गया है कि अपनी मां की आज्ञा अनुसार इन्होंने अपनी भाभी से ध्रुव स्वामिनी ध्रुव देवी से शादी कर ली। बहरहाल यहां तो पूछा जा रहा है इस पुस्तक के बारे में। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है। मुद्रा राक्षस में ही इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिशल शब्द का इस्तेमाल किया है।
ब्रिसल शब्द का इस्तेमाल किया है, शूद्र शब्द का इस्तेमाल किया है। इसी पुस्तक में विशाख दत्त लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था, वो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद का पुत्र था। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की माता जिनका नाम मूरा था, मूरा नंद वंश के शासकों के दरबार में ही गणिका का काम करती थी, नाचने गाने का काम, महलों में मनोरंजन करने का काम करती थी। बहरहाल इसमें यह प्रश्न पूछ रहा है कि मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। बिल्कुल गलत। एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में ना। दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में ना। तो कौन सा सही होगा? मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की गतिविधियों के संदर्भ में यहां से जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न को देखें। शूद्र द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक, सॉरी शूद्र नहीं है, शूद्रक, शूद्रक, ये हमारे टाइपिस्ट महोदय का कमाल है। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। दरअसल यह पुस्तक लिखी गई थी गुप्त वंश में, गुप्त काल में लिखी गई थी, और यह पुस्तक एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा का वर्णन करता है। उन दिनों यह धनी व्यापारी जो कि ब्राह्मण था, और ब्राह्मण व्यक्ति किसी गणिका यानी किसी नाचने गाने वाली जो है महिला से प्रेम करे, उससे विवाह करे, आसमान ही फट जाए। उसी से संबंधित ये प्रेम कथा थी और शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें, दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? अगला प्रश्न देखिए। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे? तो गुप्त काल के लोगों की जो राज्य की भाषा थी वो संस्कृत थी, लेकिन गुप्त काल के जो नाटक थे उसमें स्त्रियां या शूद्र जो है प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। कौन सी भाषा का? प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। जैसा कि आप जानते हैं संस्कृत भाषा का अपभ्रंश रूप है कौन सा? पाली। पाली के बाद अपने अस्तित्व में आया कौन सा? प्राकृत। प्राकृत के बाद अपने अस्तित्व में आया कौन सा आया था? अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद कौन सा? अवहट्ट। और उसके बाद जो है अस्तित्व में आया, और वो था क्या? अपनी प्यारी भाषा हिंदी। तो गुप्त काल के जो शासक थे उनकी राज्य की भाषा संस्कृत थी, दरबार की भाषा संस्कृत थी, लेकिन शूद्र और स्त्रियों यानी यूं कह लें कि आम बोलचाल की जो भाषा थी वो कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहां स्थित हैं? आदि शंकराचार्य जब भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपने चरमोत्कर्ष पे था, हिंदू धर्म का दीपक लगभग अब बुझने की कगार पर पहुंच गया था, तब केरल की धरती पर एक बालक जन्म लेता है। हालांकि उनको भगवान भोलेनाथ का, भगवान शिव का जो है अवतार बताया गया, आदि शंकराचार्य महोदय, और उन्होंने बताया कि वेद सारस्वत सत्य हैं। वेदों से संबंधित तथ्यों का उन्होंने प्रचार प्रसार किया और भारत के विभिन्न हिस्सों में, चारों दिशाओं में अलग अलग जो है मठ का जो है निर्माण किया था। प्रयाग में नहीं है तो इसलिए ये गलत हो गया, यहां भी प्रयाग है इसलिए ये गलत हो गया, वाराणसी में भी नहीं है तो इसलिए ये गलत हो गया। तो सही कहां है? जोशी मठ जो कि आजकल चर्चा में भी है उत्तराखंड में, द्वारिका जो है गुजरात में है, पुरी जो है कहां पर? उड़ीसा में, जबकि सबसे दक्षिण में कौन सी है? श्रृंगेरी है। अगला प्रश्न को देखें। भारत में सबसे प्राचीन विहार, एक शब्द जो है आएगा चैत्य, मैं बताया भी था, चैत्य।
बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल था, बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल था उसी को चैत्य कहा जाता था। और जहां पर विहार वो था जहां पर कि बौद्ध भिक्षुक अपना वर्षा ऋतु बिताते थे या आराम करते थे, जहां रहते थे। सबसे पहला जो है प्राचीनतम बौद्ध विहार वैसे तो सारनाथ में था, जहां भगवान महात्मा बुद्ध ने अपनी पहली वर्षा ऋतु जो है बिताई थी। लेकिन चूंकि यहां पर ये दिया नहीं है, उसके बाद किसी शासक के द्वारा बनवाया गया पहला जो है बौद्ध विहार बिंबिसार के द्वारा वेडुका वन विहार का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन में चूंकि वो भी नहीं दिया है, ऑप्शन में जो है जो दिया है उसके अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में स्थित जो बौद्ध विहार उस समय का प्राचीनतम था। प्रश्न के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना जो है कुमार गुप्त ने कराई, ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रमुख केंद्र था। कौन था? महायान शाखा वो शाखा थी जहां भगवान बुद्ध को देवता मानकर इनकी पूजा अर्चना वंदना किया जाता है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसको पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा जो है बनवाया गया था, और ये हीनयान शाखा का प्रमुख केंद्र था। कौन सा? हीनयान शाखा वो शाखा है जहां पर भगवान बुद्ध के आदर्शों को सर्वोपरि माना जाता है। हीनयान मूर्ति पूजा का खंडन करता है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार पहला विकल्प जो है सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हर्ष के दरबार में वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? हर्ष यानी हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे? वर्धन वंश, या इसको और किस नाम से जाना गया? पुष्यभूति वंश के नाम से जाना गया। किस नाम से? पुष्यभूति वंश के नाम से जाना गया। इस वंश का संस्थापक अगर जो पूछा जाए कि कौन था, तो नरवर्धन था। कौन था? नरवर्धन इस वंश के जो है संस्थापक थे, जिन्होंने 500 ईस्वी के आसपास जो है इस राजवंश की स्थापना करते हैं। कहां पर? कन्नौज में। सॉरी कहां पर? थानेश्वर। थानेश्वर कहां पड़ता है बेटा? आज हरियाणा में जो है पड़ जाता है थानेश्वर। इसी वंश का अंतिम शासक थे हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन जिन्होंने कि 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किए। इन्हीं के दरबार में वेनसांग आया था। कब? 630 ईस्वी में आया था। लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा भेजा नहीं गया था, बल्कि वे स्वेच्छा से भारत भ्रमण पर आया था। इसलिए दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। वेनसांग भारत में कितने वर्षों तक रहा? 15 वर्षों तक। कहां पर विद्या अध्ययन किया था? नालंदा में। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और इसके द्वारा जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा गया उसका नाम है सियूकी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये 2020 सीरीज है, तो अगला प्रश्न कहां से हो सकता है? नहीं ना। तो ये सेशन आपको कैसा लगा? अपने जो है बहुमूल्य विचार कमेंट में जरूर हम तक पहुंचाए। मैं यथा उचित उस पर रिप्लाई भी करता हूं। और हिस्ट्री के साथ साथ क्या करंट अफेयर का भी सेशन जो है शुरू किया जाए? यदि हां, तो आप अपने सुझाव जरूर बताएंगे। आज इस सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आप सभी को गुड नाइट।